नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की मौजूदगी में आतंकवाद से निपटने का रोड मैप तैयार, विजन 2047 पर जोर, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी बड़ी खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल, दी चेतावनी। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में अगले महीने होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 विधायक बनेंगे मंत्री। खबर में आगे जिक्र होगा कि इमरान खान नाम का तूफान किस हद तक जाएगी जेल में, मुलाकात की जिद, मुनीर के खिलाफ डटे बहन बेटे और समर्थक। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि चिकन नेक पर लग गया ताला और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बना अभेद्य, भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 नए सैन्य ठिकाने तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की मौजूदगी में आतंकवाद से निपटने का रोड मैप तैयार, विजन 2047 पर जोर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का रोड मैप पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चली इस मीटिंग में देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए विजन 2047 के तहत विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आंतरिक सुरक्षा अपरिहार्य बताया। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएम मोदी को विशेष प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा और फॉरेंसिक साइंस के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा, चाहे वो पारंपरिक हो या फिर व्हाइट कॉलर टेरर। एआई और डिजिटल टूल्स के जरिए जांच को तेज करने पर जोर दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा ग्रिड मजबूत करने और सीमावर्ती इलाकों को निगरानी बढ़ाने का प्लान बना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल, दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का अस्तित्व जगजाहिर है, और मगर हाल ही में संविधान संशोधन ने संयुक्त राष्ट्र के भी कान खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के संविधान संशोधन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि संविधान संशोधन न सिर्फ पाकिस्तान की न्यायिक स्वतंत्रता बल्कि सैन्य जवाबदेही और कानून के शासन के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। वोल्कर तुर्क का ये बयान पाकिस्तान के 26वें संविधान संशोधन के बाद सामने आया है। वोल्कर के अनुसार इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकार खतरे में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त बदलाव हुआ है पाकिस्तान के संविधान में, जिसके बाद सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में अगले महीने होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 विधायक बनेंगे मंत्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले महीने होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो जेडीयू मंत्रिमंडल में अपने कोटे के 6 खाली पदों को भरने की तैयारी में है, जिसके जरिए पार्टी राज्य में सामाजिक और जातीय समीकरण साधेगी। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में अभी 9 मंत्री पद खाली हैं। इनमें जेडीयू कोटे के 6 और बीजेपी कोटे के 3 पद शामिल हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को लेकर अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के बीच मंत्रिमंडल में मंत्री पद के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से में 17, जेडीयू के हिस्से में 15, एलजेपी के हिस्से में 2, एचएएम और आरएलपी के हिस्से में 1-1 मंत्री पद आए थे। इस हिसाब से बीजेपी के खाते से 3 और जेडीयू के खाते से 6 और मंत्री नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान नाम का तूफान किस हद तक जाएगी जेल से, मुलाकात की जिद, मुनीर के खिलाफ डटे बहन बेटे और समर्थक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है जिसने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। साथ ही पाकिस्तान में सुप्रीम पावर बने असीम मुनीर की जड़ें तक खोद दी हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक इमरान खान के लिए एक तूफान खड़ा उठा है। जब से अफवाह उड़ी कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, तब से इमरान खान की 3 बहनों ने असीम मुनीर के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। अब एक तरफ तो ये तीनों बहनें जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर अड़ी हैं, तो दूसरी तरफ इनके साथ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आम जनता भी रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही है। इन सब के बीच इमरान और जोमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगा है। सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान पर असीम मुनीर ने इतना सस्पेंस
क्यों बना रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिकन नेक पर लग गया ताला और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन गया अभेद्य। भारत बांग्लादेश सीमा पर 3 नए सैन्य ठिकाने तैयार। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के हाल के दिनों में संपर्क को भारत ने गंभीर रणनीतिक संकेत के रूप में लिया है। इसी को देखते हुए देश की पूर्वोत्तर लाइफलाइन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सेना ने बड़े कदम उठाए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्र में 3 नए सैन्य स्टेशन या गैरिसन स्थापित किए जा चुके हैं और ये नए सैन्य ठिकाने असम के बामुनी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में बनाए गए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अत्यंत संवेदनशील भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए इन स्थानों का चयन किया गया है। संकट की स्थिति में ये गैरिसन सेना और बीएसएफ को फास्ट और फ्लेक्सिबल मजबूत रणनीतिक क्षमता प्रदान करेंगे। बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर अपनी संकरी चौड़ाई के कारण चिकन नेक के नाम से भी जानी जाती है। कुछ हिस्सों में ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और यही गलियारा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 123 लोगों को मारकर भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, साइक्लोन अलर्ट, होगी मूसलाधार बारिश। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर चक्रवाती तूफान दितवा की वजह से 29 से 30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में और 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश यानी रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दितवा तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और आज सुबह 8:30 बजे ये श्रीलंका से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व, चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास ये पहुंचा और इससे पहले श्रीलंका में इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई है। तूफान की वजह से तटीय श्रीलंका और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने वाली है और 29 नवंबर से 2 दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश यानी रायलसीमा में, 1 दिसंबर को तेलंगाना में, 29 नवंबर को केरल माहे में और 29-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाईचारा ही हमारी परंपरा, झगड़ा करना हमारे स्वभाव में नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि झगड़ा या विवाद करना हमारे देश का स्वभाव नहीं है और भाईचारा और सामूहिक सद्भाव हमेशा से भारत की परंपरा है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मोहन भागवत ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद का विचार बुनियादी तौर पर पश्चिमी विचार से अलग है। दोस्तों, संघ प्रमुख ने कहा कि हमारी किसी के साथ बहस नहीं होती, हम विवादों से दूर रहते हैं, झगड़ा करना हमारे देश का स्वभाव नहीं है, मिलजुल कर रहना और भाईचारे को बढ़ावा देना ही हमारी परंपरा है। भागवत ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्से संघर्षों से भरे हालात में बने, वहां जब एक राय बन जाती है तो उसके अलावा हर विचार को अस्वीकार कर दिया जाता है। वो दूसरे के विचारों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं और इसे इज्म कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महमूद मदनी पर भाजपा का पलटवार, पात्रा बोले बयान भड़काऊ ही नहीं बांटने वाला, सुप्रीम कोर्ट ले स्वतः संज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया है। संबित पात्रा ने कहा कि उनकी तरफ से भोपाल में दिया गया बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी आतंक फैलाया है वो हमने देखा है। उन्होंने आगे कहा कि मौलाना मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी के इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि मौलाना मदनी ने अपने भाषण में जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जहां भी अत्याचार हो वहां जिहाद होना चाहिए। उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ऐसे शब्द देश को बांटने का काम करते हैं। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद फैला है, भारत में इसे सही ठहराना अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जिहाद का आह्वान करना देश की एकता पर हमला है और इस बयान की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समुद्री शिकारी MH-60R से और बढ़ेगी नेवी की ताकत, नवंबर में भारत के यूएस से 9,000 करोड़ की डिफेंस डील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनके आने से ठीक पहले भारत ने अमेरिका के साथ 9,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील साइन की है। नवंबर महीने हुई इस डील में MH-60R हेलीकॉप्टरों के रखरखाव, एक्सकैलिबर और जेवलिन मिसाइलों की खरीद पर मुहर लगी है। इसमें MH-60R हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही है और इसके इस्तेमाल, रखरखाव, सपोर्ट और सर्विस से नेवी की ताकत में और इजाफा होगा।
MH-60R हेलीकॉप्टरों से जुड़ी शुक्रवार को हुई ये डील करीब 8,000 करोड़ रुपए की है। यही नहीं, नवंबर महीने में ही भारत और अमेरिका के बीच 2 और करार पर मुहर लगी थी। इन अनुबंधों के तहत एक्सकैलिबर प्रिसीजन एम्यूनिशन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। ये दोनों डील करीब 1,000 करोड़ की थी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। डिफेंस डील पर पीएम मोदी लगाएंगे मोहर। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। वो 4 दिसंबर को नई दिल्ली आएंगे, जबकि अगले दिन 5 दिसंबर को वो वापस रवाना होंगे। ये दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुतिन का औपचारिक स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगी। इस उच्च स्तरीय यात्रा में भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दोनों देश विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भविष्य की दिशा तय करेंगे और इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। भारत ने इस बीच रूस से तेल खरीद में कमी भी की है। पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका, चीन समेत दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुशासन 2.0 क्या बिहार मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहा है नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल सबसे बड़ा उदाहरण मिला है बिहार के नालंदा में। जिले के गनगौरा पंचायत के बदरवाली गाँव में एक परिवार की पूरी इलाके में चर्चा है। असल में एक ही परिवार में बिहार सरकार की 4 योजनाओं के लाभार्थी मिले हैं। चुनाव से पहले जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, इस परिवार की भी एक महिला शामिल है और लाभार्थियों में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शुमार है। लगता है नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू की अपनी छवि को और निखारने में जुट गए हैं। 28 नवंबर को सचिवालय जाकर औचक निरीक्षण करना और अफसरों को वक्त का पाबंद होने की हिदायत देना तो यही बात बता रहा है कि नीतीश कुमार अब देश को बिहार मॉडल देने की तैयारी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राबड़ी आवास खाली नहीं करने की धमकी पर सरकार सख्त, सम्राट चौधरी बोले बपौती नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा राबड़ी आवास खाली नहीं करने की धमकी पर 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास की मालिक जनता होती है, ये किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। नीतीश सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं मिल सकता है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो घर कैटेगराइज किया गया है वो मिल गया है। सम्राट चौधरी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सबका घर बदलता रहा है। पिछले 28 साल में उन्हें भी 6 घर बदलने पड़े। लालू और राबड़ी पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हीं के बेटे अदालत में गए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा तो अधिकार ही नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल के जो करना है करें, डेरा खाली नहीं करेंगे वाले बयान को सम्राट चौधरी ने अराजकता के बोल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग अराजकता और गुंडागर्दी वाले हैं। वो कैसे बोल सकते हैं कि सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार कानून व्यवस्था वाला राज्य है। उन्हें सरकार ने ही आवास दिया था, अब दूसरा दे दिया गया है। सरकार का काम है कि नेता विरोधी दल को सम्मान देंगे। उन्हें पहले से बड़ा घर दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का सबसे बड़ा किला क्या ढह जाएगा। सिद्धारमैया शिव कुमार की लड़ाई में वेट एंड वॉच मोड में बीजेपी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरह सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है, उसके चलते कांग्रेस का सबसे बड़ा किला कहीं ढह न जाए। कर्नाटक में कांग्रेस का संकट गहराता ही जा रहा है। शिव कुमार और सिद्धारमैया में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब फैसला बेंगलुरु से नहीं बल्कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के दरबार से होगा। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कर्नाटक कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। शिव कुमार के समर्थक विधायक और नेता खुलकर उतर गए हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। वहीं सीएम सिद्धारमैया भी अपने सियासी लॉबिंग तेज कर दी है और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से वो मिलेंगे। देश के 3 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उसका सबसे बड़ा किला कर्नाटक ही है, लेकिन
कुछ समय से राज्य में सियासी टकराव चल रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, जिससे पार्टी की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का फाइनल हिसाब करेंगे अमित शाह। हिडमा बसवराजू ढेर, अब सिर्फ 150 बचे। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ जैसे घने जंगलों में दशकों से चला आ रहा नक्सली आतंक अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। 2024 से शुरू हुए सशक्त अभियानों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और हाल ही में 18 नवंबर 2025 को हिडमा जैसे खूंखार कमांडर का खात्मा हुआ, तो बसवराजू भी पहले ही ढेर हो चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि बचे कितने हैं, कौन से बड़े नाम बाकी हैं, अब तक का फाइनल हिसाब क्या है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन कब। दोस्तों आपको बता दें कि बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक बस्तर में 437 नक्सली मारे गए, लेकिन नवंबर 2025 तक ये संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली विदेशी तैनाती पर गया आईएनएस विक्रांत। श्रीलंका के लोग देख रहे भारत की सैन्य ताकत। जी हां दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की ताकत श्रीलंका के लोग भी देख रहे हैं। आईएनएस विक्रांत अपनी पहली विदेशी तैनाती में श्रीलंका पहुंचा है। इसके साथ ही स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी भी है। दोस्तों इंडियन नेवी के ये वॉरशिप कोलंबो में श्रीलंका नेवी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा ले रहे हैं। ये स्वदेशी वॉरशिप इंडियन नेवी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 29 नवंबर तक चलेगा और इसमें कई देश के वॉरशिप प्रतिनिधिमंडल और ऑब्जर्वर हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि ये यात्रा दोनों वॉरशिप की पहली विदेश तैनाती है और ये क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में शामिल हो रहा स्वदेशी आईएनएस विक्रांत ये दर्शाता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने साझेदार देशों की नेवी के साथ लगातार जुड़ाव बनाए हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी ने ऊर्जा क्षेत्र में कायम की मिसाल। पीएम सूर्यघर योजना में हासिल की 1 गीगावाट की क्षमता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक 1 गीगावाट क्षमता हासिल कर देश में नई मिसाल स्थापित की है। ये उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता, सुशासित नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर निरंतर व्यापक कार्य हो रहे हैं। उनके निर्देशों पर योजनाओं को पारदर्शी, सरल और नागरिक हित में लागू किए जाने से आज 2.90 लाख से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो चुके हैं और इस उपलब्धि से जहां आमजन को बिजली की बचत और अतिरिक्त आय का अवसर मिला है, तो वहीं लगभग 4000 एकड़ भूमि की बचत भी संभव हुई है, जो अन्य उपयोगी परियोजनाओं के लिए काम आएगी। दोस्तों योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अब तक भारत सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इससे नागरिकों पर आर्थिक भार कम हुआ है और योजना में सहभागिता गति पकड़ सकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मन को तबाह कर देगा हमारा सुदर्शन चक्र। कर्नाटक के उडुपी से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी में कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। शुक्रवार सुबह जब पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। जुलूस का रास्ता भगवा झंडों, झंडियों और बैरिकेड्स से ढका हुआ था। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नए भारत की शक्ति और संकल्प का आह्वान किया। लक्ष्य कंठ गीता सामूहिक जाप प्रोग्राम में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा सुदर्शन चक्र दुश्मन को तबाह कर देगा। ये मंजर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। और उन्होंने कहा कि जब पहले आतंकवादी हमले होते थे तो पिछली सरकारें कुछ नहीं करती थी, लेकिन ये नया भारत है, किसी के आगे झुका नहीं है और ना ही किसी के अपने नागरिकों की रक्षा से कोई समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारी सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीतियां भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों से प्रेरित है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की मदद करने का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा
आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का आधार बनती है। भगवान श्री कृष्ण हमें महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक फैसला लेता है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में होने वाला है बड़ा एक्शन, शाह सम्राट के 30 मिनट की मुलाकात ने बढ़ा दी हलचल। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और ये मुलाकात कई राजनीतिक संकेतों की वजह से बेहद अहम मानी जा रही है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में दोनों गृह मंत्रियों की ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।